नमस्कार। आज से ठीक 1 वर्ष पहले आज के ही दिन हम सबके आदरणीय और प्रिय कथाकार मंजूर एहतशाम जी कोरोना के चलते नहीं रहे। उनका असमय निधन समूचे हिंदी समाज के लिए अवसादकारी रहा है। आज समाज और देश जिन चुनौतियों से गुजर रहा है और राजनीति का जो दौर है उसमें मंजूर एहतशाम और उनका लेखन हमें बार बार याद आता है। भारत विभाजन के बाद से लेकर के भारतीय समाज और राजनीति की हलचलों को समेटे और यहाँ का जो एक सामुदायिक समाज है उस सामुदायिक समाज के अंतर्विरोध और उसका सहकार और उससे जुड़ी राजनीति मंजूर एहतशाम ने अपने उपन्यास सूखा बरगद में जिस तरह प्रस्तुत की है तो मैं समझता हूँ कि वह हिंदी उपन्यास में का एक गौरव ग्रंथ है। कारण ये कि भारत विभाजन की परिघटना, विभाजन के बाद खाली भारत की ही राजनीति नहीं बल्कि ये समूचा उपमहाद्वीप यानी पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का टूटना, बांग्लादेश का बनना, भारत पाक युद्ध, नेहरू का निधन और उसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में भुट्टो का अवसान और जिस तरह से ये समूचा घटनाक्रम है उस समूचे घटनाक्रम में एक जो हिंदू और मुसलमान की सामुदायिक और राजनीतिक जो उपस्थित हुई है उसकी पड़ताल एक जिसे कहा जाए कि आत्मान्वेषण की मुद्रा में और एक आत्मालोचना की मुद्रा में मंजूर एहतशाम जी ने की है। सूखा बरगद यूं तो 1986 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसका प्रस्थान बिंदु यानी कि इसको लिखने की प्रेरणा उन्हें 1979 में तब मिली जब अप्रैल 1979 में रामनवमी के दंगों के दौरान जमशेदपुर में उर्दू के जाने माने लेखक जकी अनवर की हत्या की गई। सांप्रदायिक दंगों में जकी अनवर का मारा जाना उसने जिस तरह से मंजूर एहतशाम को द्वेलित किया और इसके ठीक पहले जिस तरह से पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी दी गई थी, यानी कि भारत में सांप्रदायिकता की परिघटना और पाकिस्तान में पाकिस्तान की राजनीति में जो एक सैनिक तानाशाही का उदय था, उस सैनिक तानाशाही की भेंट चढ़ता वहां का एक जिसे कहा जाए कि वह भुट्टो के रूप में जो एक अपेक्षाकृत एक जनतांत्रिक और उदारवादी नेतृत्व था उसका परिदृश्य से हटाया जाना, इन दोनों घटनाओं ने उन्हें बहुत उद्वेलित किया। जाहिर है भारतीय समाज या भारतीय राजनीति का निर्माण उस तरह नहीं हुआ था जिस तरह से पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक धर्म आधारित देश था जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी संकल्पना की गई थी। और जाहिर है कि एक भारतीय संविधान और संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष मॉडल था जिसको कि हम लोग सामान्य रूप से नेहरूवियन मॉडल का भी नाम देते हैं, तो उस नेहरूवियन मॉडल में रचा बसा एक भारत में रहने वाला एक मध्य वर्गीय मुस्लिम समाज या परिवार उसकी नियति से साक्षात करता हुआ उपन्यास सूखा बरगद है। यानी कि इस उपन्यास के केंद्र में जो परिवार है उस परिवार की कथा कहते हुए उस संकल्प को मंजूर एहतशाम दोहराते हैं कि एक
धार्मिक पहचान को पीछे छोड़ते हुए एक भारतीय नागरिक की पहचान को उजागर करते हुए एक एक मुस्लिम परिवार किस तरह से एक स्वतंत्र देश में जो है एक अपनी नागरिक पहचान के साथ एक जीना चाहता है, लेकिन समाज की परिस्थितियां साजगार नहीं है। यानी कि जिनका परिवार केंद्र में है, उनके जो दोनों बेटे और बेटी सुहेल और रशीदा, यानी सुहेल और रशीदा का जो एक जिसे कहा जाए कि उनकी परवरिश है, वो परवरिश उसी तरह की है कि जो मतलब धार्मिक परिवार की नहीं होती है, किसी तरह का एक धर्मनिरपेक्ष परिवार की, किसी तरह के सामान्य शहरी परिवार की जिस तरह से होती है। और वो वकील साहब स्वयं मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उस मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद वो न नमाज रखते थे, न रोजा रखते थे, यहाँ तक कि ईद की भी नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी कि एक इस तरह के वो एक व्यक्ति थे और अपने परिवार को उसी तरह से वो जो है उसकी परवरिश उन्होंने उसी तरह की। लेकिन एक ऐसा परिवार जिसकी की परवरिश एक धर्मनिरपेक्षता के आदर्श मॉडल में की जाए और समाज की परिस्थितियां उसे इस तरह विवश करें कि उस परिवार का जो बेटा है सुहेल, वो उस सुहेल की मनोदशा, यानी कि सुहेल भी पूरी उसी तरह से अपने पिता की तरह से, अपने वालिद की ही तरह से एक जो है धर्मनिरपेक्ष पहचान के साथ, धर्म विहीन पहचान के साथ जीना चाहता है। लेकिन उसके जीवन की एक घटना, यानी कि उसका मुसलमान होना, वो उसका मुस्लिम परिवार का सदस्य होना, उसके जीवन का एक व्यक्तिगत यानी कि जो उसके प्रेम संबंध है, उसके प्रेम संबंध में उसकी असफलता का कारण बनता है। तो यह एक जो कारण है, इस कारण से उसके मन में जो एक निराशा, जो अवसाद पैदा होता है कि किसी समाज में इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप स्वयं जो है एक नागरिक की पहचान के साथ जिए। समाज की जो धार्मिक पहचान है, वो धार्मिक पहचान आपकी नागरिक पहचान को कहीं जो है हाशिए पर डालती है। तो आज जो एक मुस्लिम को लेकर के दूसरे दर्जे के नागरिक का जो विमर्श है, वो दूसरे दर्जे का नागरिक का विमर्श होना, वो आज या इस दौर की परिघटना न होकर के एक समूचा एक जो हमारा उपमहाद्वीप है, उस समूची उपमहाद्वीप का जो एक जिसे कहा जाए कि सांस्कृतिक जो इतिहास है, जो धार्मिक इतिहास है, जिसको कि हम लोग जो है एक सामान्य चलन में गंगा जमुनी तहजीब के रूप में जानते हैं। लेकिन उस गंगा जमुनी तहजीब की एक परत को अगर आप पुरे दिए तो उसके नीचे जो एक हिंदू मानस, जो एक मुस्लिम मानस उभर करके आता है, तो वो एक जो एक त्रासदी इस समूचे जो है एक यह जो भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इसकी जो दशा दिशा तय करने वाली जो राजनीति है, यानी कि राजनीति व्यक्ति और समाज की दिशा तय कर रही है। यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप में अपना जीवन अपने ढंग से जीना भी चाहे, तो लेकिन इस देश की, इस समाज की जो राजनीति है, वो राजनीति जो है उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है। तो ये एक मुख्य कथ्य लेकर के, और जिसे कहा जाए कि ये एक मंजूर एहतशाम के मन में ये बात हमेशा जो है उमड़ती घुमड़ती रही कि एक नागरिकता की पहचान और धार्मिक पहचान का एक द्वंद्व है। आज यानी 1986 में सूखा बरगद लिखा गया था, आज लगभग 4 दशकों का अंतराल है उस सूखा बरगद के लिखे जाने और ये। तो मैं इसको इस तरह से भी समझना चाहता हूं कि सूखा बरगद एक तरह से पूर्व कथन है आज की राजनीति का और आज के हालात का। यानी कि आज हमारे सामने एक जिसे कहा जाए एक द्वंद्व है, एक संघर्ष है कि संवैधानिक जनतंत्र कायम रहेगा या नहीं कायम रहेगा। ये संवैधानिक जनतंत्र क्या धार्मिक जनतंत्र में बदलने की जो एक प्रयास है, क्या ये सफल होंगे? क्या जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल
संवैधानिक जनतंत्र ने अपनाया था अंबेडकर और नेहरू के प्रभाव में, क्या वो असफल हो गया है? तो ये सारे प्रश्न और इसके कारण, यानी कि भारतीय समाज में जो एक बहसें थी हिंदू और मुसलमान को लेकर के, उनकी अलग धार्मिक पहचान को लेकर के, उसकी सांस्कृतिक पहचान को लेकर के, यानी कि जो एक आधुनिकता का जो एक परियोजना थी, भारतीय समाज को आधुनिक बनाने की जो परियोजना थी, और जो भारतीय समाज का जो एक पारंपरिक स्वरूप था, पारंपरिक धार्मिक स्वरूप था, तो भारतीय समाज के पारंपरिक धार्मिक स्वरूप और भारतीय समाज की जो आधुनिक परियोजना थी, इसके बीच में जो एक अंतर्द्वंद है, इसके बीच की एक जो खाई है, इस खाई को एक मंजूर एहतेशाम जो है बहुत ही बेबाकी के साथ उसकी पड़ताल करते हैं। जाहिर है कि एक उपन्यास की रचना में इस पड़ताल के लिए कथानक होता है, तो उस कथानक के लिए रशीदा भी है, उसके लिए सुहेल भी है और उसका मित्र विजय भी है। यानी कि सुहेल और रशीदा के परिवार के साथ और विजय के साथ उनके बहुत ही एक अंतरंग संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, और कहीं हिंदू मुसलमान का कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब चीजें एक सामाजिक संबंधों को व्यक्तिगत संबंधों में बदलने की चुनौती सामने आती है, जब बदलने का एक जिसे कहा जाए अवसर सामने आता है, तो उस अवसर पर किस तरह के धार्मिक पहचान एक रोड़ा बन करके आती है। तो सुहेल के जीवन में, यानी कि सुहेल जो कि एक जिसे कहा जाए कि वामपंथी विचारों का था और एक पूरी तरह से एक आधुनिक जनतंत्र का पक्षधर था और एक विचारधारा के रूप में एक कम्युनिस्ट था। तो लेकिन उसका जो यह एक वैचारिकता थी, यह एक वैचारिकता किस तरह से उसकी जड़ें समाज, भारतीय समाज में रची बसी नहीं थी। यानी कि ऊपर का जो वैचारिक चिंतन था, उस वैचारिक चिंतन और जो समाज की जो वास्तविक परिस्थिति थी, उसके अंतर विरोधों का खुलासा करते हुए मंजूर एहतेशाम उस त्रासदी को उजागर करते हैं, जिस त्रासदी का रूपांतरण आज हमारा जो एक भारतीय समाज है, जो भारत देश में, जो उसके सामने जो एक चुनौती बनी हुई है। यानी कि जिस रामनवमी के दंगों को लेकर के जमशेदपुर में जकी अनवर की हत्या हुई थी, संयोगवश उसी रामनवमी के बाद इस वर्ष हमारे देश के बहुत से शहर और बहुत से कस्बे जो हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए एक त्रासद परिणतियों में हमारे सामने है, तो एक सोचने विचारने की एक जरूरत हमारे सामने दरपेश है। और जाहिर है कि मंजूर एहतेशाम इस दिशा में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि विभाजन के जो कारण थे और उस विभाजन के कारण जो है, विभाजन के इतने दिनों बाद भी वो कारण किस तरह से समाज में और एक सामान्य जन में, परिवारों के मन में रचे बसे हैं। यानी कि सुहेल और रशीदा का परिवार अपने समाज से, अपने संबंधियों से इसलिए अलग थलग हो गया था, इसलिए कट सा गया था, क्योंकि उसके तौर तरीके उनके जो है, उनके बाकी जो एक संबंधी थे, जो मुस्लिम समाज था, जो उसके परिजन थे, उनसे अलग थे। बावजूद इस यानी कि अपने तरह का जीवन जीने की प्रतिज्ञा के बावजूद किस तरह से वापसी, सुहेल की वापसी उसी समाज में होती है, उसी समाज में वापस होता है, लेकिन वहां भी जाकर के वो कितना अवसादग्रस्त होता है। यानी कि उसका अवसाद जो है एक प्रगतिशील न हो पाने का, प्रगतिशील वैचारिकता का वर्ण करने के बाद फिर एक धार्मिक पहचान में वापसी और वहां भी उसकी निराशा। तो यह एक पूरी परिघटना जो है एक दो पीढ़ियों के माध्यम से, यानी कि अब्दुल वहीद, यानी कि सुहेल के जो अब्बू जान है, वकील साहब हैं जो अब्दुल वहीद है, अब्दुल वहीद की पीढ़ी जो कि नेहरू के आदर्शों में पली बढ़ी थी और उपन्यास में बार बार उसमें नेहरू का जिक्र आता है।
तो एक जो धर्मनिरपेक्षता का नेहरूवियन मॉडल था, यानी कि हमारे भारतीय समाज को आधुनिक जनतंत्र में जो तब्दील करने का एक परिघटना थी, जो परियोजना थी, उस परियोजना को धार्मिक ताकतों के द्वारा किस तरह आघात मिला और इन धार्मिक ताकतों में मुस्लिम समाज भी था और हिंदू समाज भी था। जाहिर है कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी कि एक धर्म पर आधारित जो देश पाकिस्तान था वो टूटा, एक अपनी सांस्कृतिक पहचान के चलते टूटा, यानी कि एक विडंबना कि पाकिस्तान एक धार्मिक देश होकर के भी अपनी एकता को बरकरार न कर पाया। और आज हमारे देश के सामने चुनौती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र होकर के हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में पाकिस्तान गया और पाकिस्तान टूटा। तो सूखा बरगद का टेक्स्ट, सूखा बरगद का पाठ, सूखा बरगद का कथ्य बहुत कुछ हमें इस दिशा में सोचने और विचारने का मैं समझता हूं कि एक जो है एक बहस भी आमंत्रित करता है। और खाली अपने इसी उपन्यास में नहीं, अपने दूसरे भी लेखन में जैसे बशारत मंजिल को भी उन्होंने एक भारतीय समाज, भारतीय आजादी का आंदोलन उसकी रूपक कथा के रूप में पेश किया। यानी 1857 से लेकर के 1947 तक की पूरी कथा कहते हुए दो भाइयों के माध्यम से, एक भाई जो है जिन्ना का मुस्लिम लीगी पार्टी का अनुयायी है, दूसरा जो है गांधीवादी है, यानी कि एक ही परिवार, यानी कि एक परिवार का मतलब ये हमारा जो उपमहाद्वीप है, उस महाद्वीप में जो दो तरह की धाराएं थी, उन दोनों तरह की धाराओं का प्रतिनिधित्व बशारत मंजिल के वो दोनों भाई करते हैं। तो एक सोच थी, मंजूर एहतशाम की जो सोच थी कि हमारा जो एक भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज में को आधुनिक जनतंत्र बनने के रास्ते में कौन सी वो चीजें रुकावटें हैं। तो इसमें एक उनकी सारी एक सोच के बावजूद, सारा एक भविष्यगामी चिंतन के बावजूद, जो एक समाज की जो वास्तविकताएं थी, वास्तविकता जो है आधुनिक जनतंत्र के रास्ते में किस तरह से बाधा बनती है, इस बाधा को एक जिसे कहा जाए कि एक औपन्यासिक तथ्य के माध्यम से बहुत ही बेहतर ढंग से मंजूर एहतशाम प्रस्तुत करते हैं। और आज का जो परिदृश्य है, आज का जो समूचा घटनाक्रम है, उसको समझने के लिए हिंदी की जो चंद कथाकृतियां हैं, उन कथाकृतियों में से एक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम बहुत से, यानी कि जो धुंधलके थे, उन धुंधलकों की हम आज पहचान कर सकते हैं। लेकिन जब मंजूर एहतशाम ये लिख रहे थे 1986 में जब उपन्यास प्रकाशित हुआ, तो ये घटना एक जिसे कहा जाए कि एक सांप्रदायिकता की परिघटना के रूप में तो थी। सांप्रदायिक दंगे तो उस दौर में तो होते थे, लेकिन यह कहीं दूर दूर तक यह सोच में नहीं था कि एक दिन सांप्रदायिकता की ये परिघटना जो है धार्मिक राष्ट्र के निर्माण की दिशा का रास्ता भी साफ करेगी। तो बशारत मंजिल और सूखा बरगद, इन दोनों उपन्यासों का तथ्य जो एक मुस्लिम मनोदशा है और जो मुस्लिम त्रासदी है और जो मुस्लिम विडंबना है, उस मुस्लिम त्रासदी, मुस्लिम विडंबना का एक जिसे कहा जाए कि इंसाइडर के रूप में मंजूर एहतशाम एक इंसाइडर के रूप में उसका क्रिटिक पेश करते हैं। इसका प्रतिपक्ष, यानी कि हिंदू समाज के बीच से इसका अगर प्रतिपक्ष की बात की जाए तो मैं समझता हूं इसका प्रतिपक्ष आखिरी कलाम है। यानी कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के परिप्रेक्ष्य में हिंदू समाज का क्रिटिक दूधनाथ सिंह अपने उपन्यास आखिरी कलाम में करते हैं। तो सूखा बरगद और आखिरी कलाम, ये दोनों ही उपन्यास एक ही विषय वस्तु को अलग अलग ढंग से पूरक रूप से एक संपूर्ण कथा कहते हैं। तो इसके पूर्व, यानी कि सूखा बरगद के पूर्व राही मासूम रजा ने आधा गांव में विभाजन की पूर्व पीठिका पर जिस तरह से एक मुस्लिम समाज के बीच में विभाजन की मनोदशा को रेखांकित किया था, और यह बार बार इस तथ्य को
अ, इस तथ्य को प्रस्तुत किया कि एक जो है वो बार-बार कहते थे मैं गंगौली का बेटा हूँ, मैं गाजीपुर का बेटा हूँ और गंगा मेरी माँ है। तो गंगा, गंगौली, गाजीपुर इन सब की बार-बार चर्चा करते हुए राही मासूम रजा अपनी एक हिंदुस्तानी पहचान को बार-बार उजागर करते थे। ये हिंदुस्तानी पहचान पर ग्रहण जो है जो मुस्लिम पहचान का लगता था, जो एक बहुसंख्यकवाद का जो एक क्या आक्रामक तेवर थे, जिसके तहत यह एक हिंदुस्तानी पहचान जो है कहीं समस्याग्रस्त हो जाती थी। तो राही मासूम रजा ने आधा गांव में जहां इसे पूर्व पूठिका के रूप में प्रस्तुत किया, मंजूर एहतशाम सूखा बरगद में उसके आगे की कथा कह करके उसे एक मुकम्मल स्वरूप प्रदान करते हैं। और आज के संदर्भ में और आज की राजनीति को अगर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति और हिंदू राष्ट्र की राजनीति, धार्मिक राष्ट्र की राजनीति, इस धार्मिक राष्ट्र की राजनीति, हिंदू राष्ट्र की राजनीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति किस तरह से भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक को अन्य के रूप में पेश करके अलग थलग करके एक ऐसी अंधी गली में ले जा रही है जहां से एक हमारा जो एक अग्रगामी समाज था, जो एक आधुनिक समाज बनने की दिशा थी, उस आधुनिक बनने की समाज बनने की दिशा में क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या रोड़े, क्या क्या अवरोध उपस्थित हो सकते हैं, इसे एक समाज की आंतरिक बुनावट के जरिए मंजूर एहतशाम ने प्रस्तुत किया है। और जाहिर है कि जिस मध्य वर्ग से मंजूर एहतशाम आते थे उसी मध्य वर्ग की कथा कही है। लेकिन यह जो एक मुस्लिम अलगाव की कथा या मुस्लिम को अलग थलग करने की कथा मध्य वर्ग की समस्या नहीं है, ये समूचे जो है भारतीय समाज की भी है, समूचे मुस्लिम समाज की भी है। मुस्लिम समाज में एक जिसे कहा जाए जो हाशिए का समाज है, जो मेहनत का समाज है, जो पसमानदा समाज है, उस पसमानदा समाज में यह समस्या किस तरह है, तो इसकी अक्काशी के लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास मुखड़ा क्या देखे के नजदीक जाया जा सकता है, झिनी झिनी बिनी चदरिया के नजदीक भी जाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि सूखा बरगद के माध्यम से, आधा गांव के माध्यम से और मुखड़ा क्या देखे, इन सारे उपन्यासों के माध्यम से एक जो भारतीय समाज में जो मुस्लिम नियति है और एक जिसे यह भी मैं कहूंगा कि जो एक त्रासद नियति है, आज की जो त्रासद नियति है, उस त्रासद नियति के सूत्रों को अगर हम एक औपन्यासिक कथ्य के रूप में पढ़ना चाहें, जानना चाहें, तो मैं समझता हूं कि एक बार फिर हमें सूखा बरगद सरीखे उपन्यासों के नजदीक जाना होगा और उसका जो विमर्श है और उसकी जो गुत्थियां हैं उसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। आखिर क्या कारण है कि रशीदा जो एक सुहेल की बहन है, जो एडवोकेट वहीद की बेटी है, रशीदा बावजूद इसके कि उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं सारी स्थितियों के, और वो उसकी शादी जो है पाकिस्तान के एक व्यक्ति से तय की जाती है, लेकिन अंततः वो पाकिस्तान जाने से मना कर देती है। तो रशीदा का पाकिस्तान न जाना ये भारतीय मुस्लिम युवा की एक की प्रतिज्ञा है, वो उसका एक अहद है अपने इस मुल्क में अपनी पहचान को बनाए रखने का। आज जब उसके सामने यानी कि एक पहचान का संकट है, आज मुस्लिम समाज के सामने एक पहचान का संकट है, उस पहचान के संकट में एक प्रतिरोध का विमर्श सूखा बरगद प्रस्तुत करता है। और मंजूर एहतशाम ने स्वयं कहा कि ये इस उपन्यास के माध्यम से मैं अपनी असहमत दर्ज कराता हूं, यानी कि आज की जो राजनीति है उस राजनीति के साथ मैं असहमति दर्ज कराता हूं, यह उपन्यास जो है असहमति का दस्तावेज है। यानी कि यह अनायास नहीं है कि सुहेल के माध्यम से मंजूर एहतशाम ने यह कहलाया है, यहाँ मुसलमान होने या न होने के इम्तिहान से गुजर रहा है, यानी कि यहाँ मुसलमान होने या न होने यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यहाँ मुसलमान होने या न होने के इम्तिहान से गुजर रहा है। शासन हो या बहुसंख्यक जनता, सब उसकी हस्ती मिटाने पे तुले हुए हैं। अब आप ये देखिए कि 1986 में प्रकाशित उपन्यास में
मंजूर एहतशाम मुस्लिम समाज के अस्तित्व के संकट को कर सके थे। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ था? यानी कि शुरू जो एडवोकेट वहीद खां है, जो एक नेहरूवियन मॉडल में पले बढ़े हैं, उनका संकल्प था, वो अपने बच्चों से कहते थे कि तुम लोग बेहतर जमाने देखोगे। यह आपसी नफरत का खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तहजीब एक अलग चीज है, लेकिन इस मजहबी नामी मिट्टी में अब नए पौधों की जड़ें पकड़ने की ताकत नहीं रही। लेकिन अफसोस की बात है कि वकील अब्दुल वहीद खां का यह जो संकल्प था, यह जो उनका उम्मीद थी, यह जो उनका आदर्श था, यह उनके जीवन में ही धराशायी हो गया। यानी कि उन्होंने अपने बच्चों से यह कहा कि तुम बेहतर जमाना देखोगे और यह आपसी नफरत का खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन आज इस उपन्यास के प्रकाशन के 4 दशक बाद हम देख रहे हैं कि ये नफरत का खेल एक बड़े जहर के रूप में पूरे एक भारतीय समाज को, पूरे राजनीतिक तंत्र को एक विषाक्त कर रहा है। तो यह जो एक मंजूर एहतशाम की जो एक चिंता थी, वो बहुत आसान था उनके लिए एक ऐसी रचना लिखना, एक ऐसा उपन्यास लिखना जो गंगा जमुनी तहजीब के माध्यम से एक ऊपरी एकता को दिखाता हुआ हिंदू मुस्लिम एकता का एक विमर्श रच देता है। लेकिन इसके बीच में हिंदू विमर्श की जो ऊपरी दिखती एकता है, इसके बीच में जो दरारें हैं, उन दरारों की पहचान करते हुए जो विमर्श मंजूर एहतशाम ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि वो एक भविष्यगामी दिशा का सूचक था। यानी कि भारतीय समाज का, भारतीय राजनीति का क्या भविष्य होने वाला है। और ये स्वीकार करना चाहिए कि आज मुस्लिम समाज जहां पर है, तो वो राजनीति, आज की वर्तमान जो राजनीति है, उसके दैनंदिन जीवन की दशा और दिशा तय कर रही है। उसका पेशा, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका शिक्षा, चाहे लव जिहाद हो, चाहे हिजाब हो, चाहे झटका और इस तरह की बातें हो, या जो और दूसरे बहुत से मुद्दे इस समय प्रस्तुत हैं, वो सारे मुद्दे यानी कि ऊपरी राजनीति के मुद्दे नहीं है। आज वो उसके सामने यह आजादी नहीं है, यह स्वतंत्रता नहीं है। वो अपने आप को कहे कि सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम तो सियासत से दूर है। वह सियासत से दूर है, वह सियासत में नहीं जुड़ना चाहता, वो सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन सियासत उसके दरवाजे खड़ी है, सियासत उसकी झोपड़ी के दरवाजे खड़ी है, सियासत उसकी गली में है, सियासत उसके फलों के ठेले के सामने है, सियासत उसके हिजाब के सामने है, सियासत उसके मजहब के सामने है। तो सियासत तय कर रही है। तो मंजूर एहतशाम ने उस समय एक, जिसे कहा जाए कि एक दस्ता साहित्यकार के रूप में सियासत के इस स्वरूप को जो पहचान की थी, आज जिस रूप में हमारे सामने खड़े हैं, ये उपन्यास की ताकत है, ये कथा साहित्य की ताकत है कि वो भारतीय समाज के वर्तमान को ही नहीं, अतीत को भी नहीं, अतीत को ही नहीं, बल्कि एक आगे आने वाला समय की जो दिशा होने वाली है, उसके भी सूत्रों को, उसके बीच की भी जो है उपस्थिति अपने साहित्य के माध्यम से कराता है। तो मैं समझता हूं कि मंजूर एहतशाम को याद करते हुए, जाहिर है कि हम बार बार जब सूखा बरगद की चर्चा करते हैं, तो सूखा बरगद पर्याय है मंजूर एहतशाम का। यानी कि मंजूर एहतशाम की आप याद कीजिए, सूखा बरगद याद आता है, सूखा बरगद की याद कीजिए तो मंजूर एहतशाम याद आते हैं। तो आज मंजूर एहतशाम को याद करते हुए तो हम सूखा बरगद के विमर्श को भी एक नए संदर्भों में हमें पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो हिंदी के चंद इने गिने उपन्यास, आज का जो एक सांस्कृतिक और राजनीतिक और सांप्रदायिक परिदृश्य है, उसके संदर्भ में जो प्रासंगिक है, उनमें सूखा बरगद एक अत्यंत जरूरी उपन्यास है। और बशारत मंजिल उनके आदर्शों का उपन्यास है। वो एक जो है आजादी के आंदोलन का रूपक था, ये और वो रूपक के रूप में प्रस्तुत है। वो उनका, जिसे कहा जाए, वो उनकी कामना थी। लेकिन ये जो सूखा बरगद है, ये एक भारतीय समाज का जो यथार्थ है, जो उसकी वास्तविकता है, जो उसकी चुनौतियां हैं, जो उसके खतरे हैं और जो उसकी तंगदिली है, ये सारी जो है उसके रग रेशे जो है एक बहुत ही
नैतिक साहस के साथ उजागर हुए हैं। और मैं समझता हूं कि उस समाज के बीच से, यानी कि मंजूर एहतशाम मुस्लिम समाज के बीच से आते थे, लेकिन मुस्लिम समाज का क्रिटिक उन्होंने जिस तरह से किया है, ऐसा कम कथाकथियों में हो पाता है। आज जब वो आज हमारे बीच नहीं है, 1 वर्ष बाद उन्हें याद करते हुए उनके सरोकार भी याद आते हैं और उनकी जो हस्तक्षेपकारी भूमिका साहित्य के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से थी, वह भी याद आती है। तो मैं समझता हूँ कि इस उपन्यास को और इस उपन्यास के जो बिंदु हैं, उनको विमर्शकारी बनाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि लगभग 4 दशकों बाद जब हम इसको पढ़ते हैं, तो इसके नए अर्थ हमारे सामने उजागर होते हैं। और तो मुझे लगता है कि उन नए अर्थों को ग्रहण करते हुए मंजूर एहतशाम ने सूखा बरगद को जहां छोड़ा था, उसके आगे की कथा लिखनी शेष है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रिय और आदरणीय लेखक मंजूर एहतशाम को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका स्मरण करता हूं। धन्यवाद मित्रों।